तो ओके बढ़िया, आज हम देखने जा रहे हैं फाइनली सोलो लेवलिंग के एपिसोड 8 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिनवू से, जो कि हॉस्पिटल आया हुआ है अपनी मॉम को देखने के लिए। यहाँ पर वो एलिक्सियर ऑफ लाइफ को बनाने के बारे में सोच रहा है, जिसे बनाने के लिए उसको 3 आइटम्स चाहिए, लेकिन फिलहाल उसके पास एक भी आइटम नहीं है। यहाँ पर अगर जिनवू को उन आइटम्स को कलेक्ट करना है तो उसको उसी डंजन में जाना पड़ेगा जहाँ से वो पिटा के आया था। इसीलिए अब अगर वो उस डंजन में जाके नहीं पिटना चाहता तो उसको यहाँ पर लेवल अप करना पड़ेगा। अगले सीन में जिनवू जिन्हो के साथ बैठा हुआ है और यहाँ पर जो जिन्हो ने जिनवू को ऑफर दिया था, जिनवू उस ऑफर के लिए मान चुका है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जिनवू यहाँ पर इस लड़के के साथ 19 सी रैंक मिशन पे जाएगा। ये बात सुनने के बाद जिन्हो यहाँ पे खुश तो हो जाता है, लेकिन जिनवू उससे कहता है मेरी एक कंडीशन है। जिनवू उससे कहता है कि तुम और मैं, हम दोनों ही बस मिशन पे जाएंगे और हमारे अलावा कोई भी नहीं जाएगा। ये सुनने के बाद जिन्हो कहता है ये क्या बात हुई, सी रैंक के मिशन पे बस हम दोनों जाएंगे। इसके आगे जिन्हो ये भी बताता है कि एक सी रैंक के मिशन पे जाने के लिए कम से कम 8 लोग तो चाहिए होते हैं। ये सुनने के बाद जिन्हो उससे कहता है अगर ऐसा है तो तुम इस कमी को पूरा करने के लिए लोगों को ढूंढो, जैसे कि डोंग सुक ने ढूंढे थे। जिन्हो कहता है कि ये चीज बहुत डेंजरस हो सकती है। जिन्हो उससे कहता है ये तो अब डिपेंड करता है कि तुम चीजों को कैसे देखते हो। तुम खुद ही सोचो, अगर हम लगातार 19 मिशन को बिना इंजरी के कम्प्लीट कर लेते हैं तो तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे। जिन्हो की बात सुनने के बाद यहाँ पर जिन्हो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और वो तैयार हो जाता है काम करने के लिए। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि टीम मेंबर्स और गेट का ध्यान मैं रख लूंगा। अगला सीन चाहे इनका होता है, जो कि रनिंग कर रही है और तुम यहाँ पे इसको पानी पीते हुए आराम से देख सकते हो। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने के बाद यहाँ पर चाहे इन कहती है तुम बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम छुपे हुए हो। तभी यहाँ पर एक आदमी बाहर निकलता है और वो उससे कहता है कि ये एक एस रैंक हंटर से यही उम्मीद थी मुझे। इसी के साथ वो चाहे इनको अपना बिजनेस कार्ड देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिन्हो पर, जो कि अपने फादर के साथ एक गाड़ी में बैठा हुआ है। यहाँ पर उसके फादर ये कहते हैं कि गेट्स के आने के बाद इस दुनिया में बहुत कुछ चेंज हो चुका है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी, ये कहीं ना कहीं उन डंजन से लिंक्ड है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि डंजन से जो सामान मिलता है उसके बिना इस दुनिया को चला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उन रिसोर्सेस को खाली हंटर्स ही ला सकते हैं। अब यहाँ पर जिन्हो भी अपने पापा की बात बहुत आराम से बैठ के सुन रहा है, जैसे कि हम सभी करते हैं। जिन्हो के फादर उसको ये भी बताते हैं कि हंटर एसोसिएशन एक ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि सभी हंटर्स को ऑपरेट करती है। इसी के साथ साथ हंटर एसोसिएशन नए हंटर्स को क्लासिफाई करती है और उनकी रैंक्स को भी बताती है। इसी के साथ साथ वो अचानक से अपीयर होने वाले गेट्स और डंजन ब्रेक्स को भी संभालती हैं। लेकिन एट लास्ट है तो वो एक गवर्नमेंट की एजेंसी ही ना। उसके फादर ये भी बताते हैं कि ज्यादातर रिसोर्सेज को गिल्ड्स संभालते हैं और गिल्ड एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जो कि हंटर्स के अराउंड ही बनी रहती है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स ये गिल्ड्स बनाते हैं। यहाँ पर उसके फादर कुछ गिल्ड्स का नाम भी लेते हैं, जैसे फील्ड गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड। इसी के साथ हंटर्स गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड, ये 5 गिल्ड पूरे कंट्री की मेजर गिल्ड्स हैं और इन लोगों ने ही पूरी मार्केट को संभाल रखा है। इसलिए यहाँ पर बिजनेसमैन होने के नाते जिन्हो के फादर तमाशा नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि ये सारे के सारे रिसोर्सेस वो खुद संभाले और इस नेशन की सहायता करे। इसीलिए उन्हें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक गिल्ड बनाना होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर जिन्हो कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जिन्हो यहाँ पर ये सोचता है कि अगर वो और उसका भाई मिलकर एस रैंक हंटर्स को ज्वाइन करवा ले और गिल्ड बना भी ले तो इसमें एक रिस्क है। अगला सीन होता है जिन्हो का, जो कि रनिंग कर रहा होता है और यहाँ पर उसके आज के सारे गोल्स पूरे हो जाते हैं। ये सब करने के बाद उसको एक रैंडम लूट बॉक्स मिलती है, जिसको वो खोलता है तो उसके अंदर से बिंगो कार्ड निकलता है। अगले सीन में चलते चलते यहाँ पर जिन्हो ये सोच रहा है कि वो जल्द से जल्द अपना लेवल अप कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पर उसके फोन में एक ईमेल आता है जो कि हंटर एसोसिएशन की तरफ से होता है। उसमें लिखा होता है कि उसको एक डी रैंक मिशन के लिए बुलाया जा रहा है। जिन्हो उसको देखकर सबसे पहले तो ये सोचता है कि उसको ये मिशन करना ही नहीं है, लेकिन वो एट द एंड तैयार हो जाता है। अगला सीन एक अलग सी जगह का होता है, जहाँ पर हमें मिस्टर सॉन्ग को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपने एक स्टूडेंट के साथ बैठे हैं और उनको भी यहाँ पर एक ईमेल आ रखा है। मिस्टर सॉन्ग का स्टूडेंट उससे पूछता है क्या आपने कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचा? और ये बात सुनने के बाद मिस्टर सॉन्ग को कार्डन एंड टेम्पल की सारी बातें याद आ जाती हैं। लेकिन वो अपने स्टूडेंट को कहता है मेरा हाथ भी जा चुका है और मैं बूढ़ा भी बहुत हो गया हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अगला सीन माशिमा का होता है, जो कि अपनी बेटी के साथ है एंड इसको भी ईमेल आ रखा है हंटर एसोसिएशन की तरफ से। अब यहाँ पर माशिमा की वाइफ भी उससे सेम बात कहती है कि आपको हंटर गिरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मिशन में बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और आप भी बहुत मुश्किल से ही वापस आ पाए। अपनी वाइफ की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर माशिमा रिप्लाई देते हुए कहता है अगले साल से हमारी बेटी
किंडरगार्टन जाने लगेगी और इनकी एक दूसरी बेटी भी है जो कि जूनियर हाई में पढ़ रही है, इसलिए इनको पैसों की बहुत जरूरत है। माशिमा कहता है कि हंटर एसोसिएशन वाले हम जैसे लो रैंक हंटर्स को कभी भी मुश्किल मिशंस के ऊपर नहीं भेजता, वो तो पिछली बार हमारी किस्मत खराब थी। ये बात सुनने के बाद माशिमा की वाइफ यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और कहती है कि मुझे ये बात नहीं। अगला सीन चाहे इनके गिल्ड का होता है, जहाँ पर उस गिल्ड के मास्टर से व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर बहस कर रहा होता है। यहाँ पर यून हू चॉय से कहता है, तुम पागल हो गया, ये सारे फालतू के मीडिया इंटरव्यूज तुमने मेरे ऊपर क्यों थोप दिए। चॉय यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलैक्स होके कहता है, अरे मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा था, भाषणबाजी काफी अच्छी कर लेते हो तुम। बट यहाँ पर यून हू अभी भी गुस्सा है और गुस्से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, ये काम तुम्हारे हैं ना कि मेरे। इस पर चॉय कहता है, ये तो चेयरमैन की रिक्वेस्ट थी कि हम एक हंटर के असली काम और रूप को लोगों को दिखाएं, और मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लिए एक बेस्ट फिट रहूंगा। ये सुनकर यूनहो कहता है, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मुझसे काम क्या है। चॉय यहाँ पर उसको फाइल दिखाते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन अपना गिल्ड बनाने की सोच रहा है। यूनहो फाइल को देखते हुए कहता है, हाँ ये बात मुझे पता है, इन लोगों को लोगों की जरूरत है और यूजिन ग्रुप वाले मेरे गिल्ड के हंटर्स को भी अप्रोच कर रहे हैं। इस बात पर चॉय कहता है, अगर तुम्हें ये बात पता थी तब तो मैं फालतू की टेंशन लिए जा रहा था। चॉय की बात को सुनने के बाद यहाँ पर यूनहो फाइल को पटकते हुए कहता है, सच सच बताओ तुम्हें मुझसे काम क्या है। इसके बाद अगला सीन होता है जूही के घर का। यहाँ पर जूही अपने मॉम से बात कर रही है। जूही की मॉम उससे पूछती है, क्या ये हंटर की जॉब तुम्हें अनकंफर्टेबल तो फील नहीं करा रही? मैंने ये सुना है कि तुम एक बी रैंक हंटर हो, मुझे ये लगता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता, इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम घर वापस आ जाओ। अब अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनने के बाद जूही थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और वो अपने मॉम से कहती है कि मेरे लिए डिसीजन लेना बंद करो, मैं अपने जिंदगी के डिसीजन खुद ही ले सकती हूँ। इसके बाद उसकी मॉम उसको कुछ कहे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जूही फोन कट कर देती है और वो यहाँ पर बैठ के यही सोचती है कि उसको एक और ट्राई करना चाहिए। इसके बाद वो एक दूसरे रूम में चली जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके फोन पर वही ईमेल आ रखा है। अगला सीन चा हे का होता है। वो यहाँ पर चोय के ऑफिस में जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसके ऑफिस में से यूनहो बाहर जा रहा है। चाहे उसको ग्रीट करती है और आगे बढ़ जाती है। अब जैसे ही वो चोय के ऑफिस से पहुंचती है, चोय उससे कहता है, क्या हुआ तुम्हें? चाहे यहाँ पर ये बताती है कि जब वो ट्रेनिंग कर रही थी तब यूजिन कंस्ट्रक्शन का एक आदमी आकर उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था एंड इसी चीज की रिपोर्ट वो चोय को देने आई है। इसी के साथ वो ये भी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग एक गिल्ड बनाने की सोच रहे हैं और उस गिल्ड में वो लोग मुझे गिल्ड मास्टर बनाने की सोच रहे हैं। चोय कहता है, तो तुम मुझे रिपोर्ट देने आई हो, तो क्या मैं इसका मतलब ये मानूं कि तुमने उस डील को मना कर दिया है? चाहे कहती है, हाँ मैंने ऑन द स्पॉट ही मना कर दिया था। ये बात सुन के चॉय यहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है, तुम्हारा धन्यवाद। चाहे बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे यहाँ पर आते हुए मैंने यूनहो को देखा था। अगला सीन एक बार का होता है। यहाँ पर यूनहो हाथों में ड्रिंक लेके कुछ सोच रहा है। यहाँ पर वो चॉय के बातों के बारे में सोच रहा है। चॉय ने उससे कहा था, तुम जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो? चोय कहता है कि थर्ड रेड के मिशन के बाद उस आइलैंड पे जाना सबके लिए मना कर दिया गया था। अब खाली उस आइलैंड पर टाइम टू टाइम पेट्रोल्स हुआ करते हैं। पेट्रोल यानी वहाँ पर खाली पुलिस वाले जाया करते हैं, वो भी हालात का जायजा लेने। पब्लिक को यहाँ पर ये बताया गया है कि वहाँ पर कुछ काम चल रहा है। इसी के साथ चोय ये भी कहता है कि वो आइलैंड और उस आइलैंड का डर लोगों के मन से निकल गया है, लेकिन मैं कभी भी उस आइलैंड के बारे में नहीं भूल सकता और फ्यूचर में मैं दोबारा उस आइलैंड पे जाके उसको जीत लूंगा। इसीलिए यहाँ पर चॉय ने मिस्टर यूनहो को एक टीम बनाने के लिए बुला रखा है, जिससे कि इन लोगों की संख्या बढ़े और ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हो पाए। अब यहाँ पर यूनहो ये बात समझ जाता है कि नए बंदों के लिए जो इंटरव्यू लिए जा रहे हैं वो इसी काम के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर यूनहो की तरफ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर उसके दिमाग में अभी भी चोय की बातें ही चल रही हैं। इसी के साथ वो ये भी सोचता है कि उस आइलैंड पे उसका भी कुछ छूटा हुआ है। बाय द वे बडीज, अगर तुम जेजू आइलैंड के बारे में भूल चुके हो तो ये वही आइलैंड है जो कि हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था। अगला सीन होता है जिनवू के घर का, जहाँ पर वो कहीं बाहर जा रहा होता है। जिनवू की बहन उससे कहती है, जब भी तुम गेट के पास जाते हो तब तुम पिट पिटा के आते हो, लेकिन अब तुम पिट पिट के नहीं आते, तो क्या ये एक्सरसाइज का कमाल है जो तुम कर रहे हो? जिनवू कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, तुम ये बात कह सकती हो, लेकिन जो कुछ भी हो अब मैं आराम से पैसे कमा सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो बाहर चले जाता है। अगला सीन मिस्टर सॉन्ग का होता है, जहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि जो उसकी अवेकनिंग हुई है वो फिजिकल टाइप की नहीं है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप से कोई भी बीस्ट नहीं मरता, लेकिन जो उसकी अवेकनिंग हुई है वो एक मैजिकल टाइप की हुई है। तभी यहाँ पर चलते हुए उसको जिनवू दिख जाता है। अब यहाँ पर जिनवू को ऐसा देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है, तुम जिनवू ही हो ना?
जिनवू कहता है हाँ मैं जिनवू हूँ। सॉन्ग कहता है वो इमेच्योर सा वीक सा लड़का कहाँ गया जिससे मैं पहली बार मिला था, बस कुछ ही महीनों में तुम इतना ज्यादा चेंज हो गए। सॉन्ग इसके बाद जिनवू के कटे हुए पैर के बारे में पूछता है। जिनवू कहता है कि जब मैं हॉस्पिटल में उठा था तब वो अपने आप ही ठीक हो गया था, पता नहीं कैसे। सॉन्ग कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, किसी हाई लेवल के हीलर ने तुम्हें ठीक करा हो। इसके बाद सॉन्ग कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुमने इतनी जल्दी रिकवरी कर ली। इसके बाद जिनवू मिस्टर सॉन्ग के हाथ के बारे में पूछता है। सॉन्ग उसे बताता है कि यार टाइम रहते ना मैं इसको ठीक नहीं कर पाया। इसके बाद चलते हुए यहाँ पर जिनवू मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। सॉन्ग बताता है कि उसको एक ईमेल आया था डी रैंक मिशन के लिए। चलते हुए ये लोग गेट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर दिखाई देता है कि ये तो वही लोग हैं जो कि एपिसोड 1 में थे। जूही यहाँ पर जिनवू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम जिनवू ही हो ना, तुम बहुत बदल चुके हो। इसके बाद वो जिनवू से कुछ और ज्यादा बातें कर पाती, लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से 3 क्रिमिनल्स निकलते हैं। अब यहाँ पर वो क्रिमिनल्स जूही से कुछ बदतमीजी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसी गाड़ी में से जुजुत्सु काइसन का मेगुमी बाहर निकल के कहता है तुम्हें यहाँ पर मजे करने के लिए नहीं लाया गया है। यहाँ पर हंटर एसोसिएशन की एक मेंबर इन हंटर्स को बताती है कि ये तीनों क्रिमिनल्स तुम्हें ज्वाइन करने वाले हैं मिशन के लिए। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये क्या बात हुई, तुम हमारे साथ क्रिमिनल्स को भेज रही हो। ये लड़की उन्हें बताती है कि ये तीनों अपनी सजा कम करवाना चाहते हैं, इसलिए चिंता मत करो, ये तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। और हाँ, ये जो मेगुमी जैसे दिखने वाला बंदा है इसका नाम है कैंग और ये भी इन क्रिमिनल्स के साथ जाएगा उन पे नजर रखने के लिए। कैंग एक बी रैंक का हंटर है, इसीलिए अगर कुछ भी होता है तो कैंग सब कुछ संभाल लेगा। यहाँ पर जिनवू कहता है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, इसलिए वो जूही को घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन जूही यहाँ पर मना कर देती है और वो जिनवू से कहती है कि अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी। यहाँ पर इन तीनों की हथकड़ियां खोल दी जाती है और कैंग उनसे कहता है कि ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर डिसाइड होता है कि सॉन्ग इन लोगों का फिर से एक और बार कैप्टन बनने वाला है। झुककर वो जिनवू से कहता है कि तुम्हारा थैंक्स, तुमने मुझे फिर से मौका दिया अपना कैप्टन बनने का। जिनवू कहता है कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद ये लोग चले जाते हैं डंजन में और इस डंजन में क्या होगा ये हमें पता चलेगा अगले हफ्ते। अगर तुम इस वीडियो पे नए हो तो फिर फटाफट से इसको लाइक कर दो और अगर तुम ऐसे ही एनिमे से रिलेटेड तगड़ी चीजों को देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब मार दो चैनल को।